शिक्षक साथियों नमस्कार। प्रशिक्षण वीडियो के दूसरे भाग पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025 के अंतर्गत जो प्रत्येक शाला में सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य होना है, उसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय अर्थात मिडिल स्कूल में सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य किस प्रकार से होगा। यह जो वीडियो है सामाजिक सर्वेक्षण दल के साथ साथ मिडिल स्कूल के सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें यह पता चलेगा कि किन बीज बिंदुओं के आधार पर उनके स्कूल का सामाजिक सर्वेक्षण होगा, और यदि वह इन बिंदुओं की पूर्व तैयारी कर लेंगे तो सामाजिक सर्वेक्षण में बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो आइए जानते हैं, हम दोनों को फोकस करके इस वीडियो को आपके बीच लाए हैं, जिसमें हमारा मुख्य होगा सामाजिक सर्वेक्षण दल और दूसरा है सभी शिक्षक साथी। प्रशिक्षण वीडियो के पहले भाग में हमने प्राथमिक स्तर के विद्यालय का सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार होगा इस पर बात किया था। दूसरे वीडियो पे हमने उच्च प्राथमिक स्तर का लाया है। वीडियो पर आगे बढ़े इससे पहले इस पत्र का अवलोकन करेंगे। यह जो पत्र है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण दल के गठन और उसके कार्य पर चर्चा किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जो दल होंगे वह सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो तैयार टूल है उस पर जो प्रशिक्षण वीडियो है उनको अवश्य देखें। और आइए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस वीडियो को आपके बीच लाए हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण दल को जो है मुख्य रूप से इस प्रपत्र पर कार्य करना है, जिसमें 20 बिंदुएं हैं और इन्हीं 20 बिंदुओं के आधार पर किसी भी स्कूल का सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य होगा। इस प्रपत्र को समझने के लिए 2 सहायक PDF जारी किए गए हैं, जिसमें एक है संकेतक और दूसरा है अनुलग्नक। ठीक है, हम यहाँ पर वीडियो में तीनों PDF को मैप कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सबसे पहले ये जो मुख्य PDF है जिसमें विद्यालय का सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य हुआ है उसको एक नज़र में देखते हैं। उसके बाद एक एक पॉइंट पर हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न की 5 स्थितियाँ होंगी। आप जब प्रश्न का आकलन करेंगे, विद्यालय का आकलन करेंगे प्रश्न के अनुरूप में, तो उनके उत्तर को आप 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है असंतोषप्रद। असंतोषप्रद होने पर विद्यालय को 1 नंबर प्राप्त होगा, औसत से कम में 2 नंबर, औसत में 3 नंबर, और यदि उसकी स्थिति अच्छी है, औसत से बेहतर है तो 4 नंबर, और यदि उस प्रश्न पर उत्कृष्ट स्थिति में है, उन्नत में है, तो वह हो जाएगा 5 नंबर। इस प्रकार से एक प्रश्न के अधिकतम 5 नंबर दिए गए हैं। टोटल 20 प्रश्न हैं, तो इस अनुसार से 20 पंचे 100 नंबर का जो है आकलन होगा। अब पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना और लिखना जानते हैं। कक्षा अनुसार प्रश्न पूछे जाएं। तो इस प्रश्न के लिए कक्षा अनुसार किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं, इसके लिए संकेतक वाले PDF में आप देखेंगे दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 के लिए दिया गया है यहाँ पर, कक्षा 6वीं में पाठ्य पुस्तक के सरल शब्दों को पढ़ एवं लिख पाता है। पढ़ना और लिखना, लिखना किस प्रकार से, सुनकर लिखना। अगर उस कक्षा के अधिकांश विद्यालय सरल शब्दों को पढ़ लेता है और लिख लेता है, उस अनुसार से आकलन करना है। उत्कृष्टता की स्थिति अर्थात उस कक्षा को इस पॉइंट पर उत्कृष्ट कब मानेंगे, यदि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रकरण को पढ़ लेता है एवं सुनकर लिख लेता है। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 7वीं के विद्यार्थी को पूछेंगे, किसी भी रचना को पढ़ और लिख लेता है। किसी भी रचना अर्थात जो अनजान पाठ है, क्योंकि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक पहले से थोड़ा सा परिचित रहते हैं। किसी भी रचना में अर्थात अनजान पाठ को पढ़ और लिख लेता है। उत्कृष्टता की स्थिति क्या होगा, रचना के परिप्रेक्ष्य में कहे गए विचार को समझकर अभिव्यक्त कर लेता है। अर्थात जो रचना उनके सामने प्रस्तुत किया गया है उनको पढ़ने के बाद उस पर अपने विचार भी प्रस्तुत कर पाता है, तो वह हो जाएगा उत्कृष्ट स्थिति। कक्षा 8वीं में हो जाएगा विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, जानकारी परक सामग्री को समझकर पढ़ लेता है और उसका सारांश भी लिख लेता है एवं अभिव्यक्त कर पाता है। तो इस प्रकार से तीनों कक्षा का आकलन करना है, और तीनों कक्षा के आकलन करने के बाद औसत रूप से उस विद्यालय का जो स्तर आया उसको आपको यहाँ पर मार्किंग करना है। जिसमें यदि असंतोषप्रद की स्थिति में है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से टिक लगाएंगे। ध्यान रहेंगे कि किसी भी प्रश्न में केवल एक पॉइंट पर आपको टिक लगाना है, सभी पे नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर जो है किसी एक पॉइंट पर होगा। तो अगर उस स्कूल की स्थिति
अच्छी है, औसत से बेहतर, सॉरी, असंतोषप्रद से थोड़ा सा बेहतर है और संतोषप्रद से कम है, औसत से कम है। तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे। यहाँ पर दिया गया है अधिकांश विद्यार्थी पढ़ और लिख नहीं पाते, तो यह हो जाएगा असंतोषप्रद स्थिति। दूसरा है अधिकांश विद्यार्थी अटक अटक कर पढ़ते हैं और लिखते समय मात्राओं में त्रुटि रहती है, तो ये हो जाएगा औसत से कम। तीसरा है औसत कब मानेंगे, अधिकांश विद्यार्थी धारा प्रवाह पढ़ते एवं लिखते हैं किंतु उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है औसत से बेहतर, अधिकांश विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से पढ़ एवं लिख सकते हैं। और उत्कृष्ट कब मानेंगे, अधिकांश विद्यार्थी समझ के साथ पढ़ते एवं लिखते हैं एवं पाठ्य वस्तु पर चर्चा कर पाते हैं। तो इस आधार पे आपको वहाँ पर आकलन करना है। तो यह हो गया पहला बिंदु। तो अब चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। दूसरे बिंदु में क्या दिया गया है, अब दूसरा बिंदु दिया गया है कि क्या विद्यार्थी अंग्रेजी के हैप्पी, बिग, हाउसेस आदि शब्दों के संबंध में वाक्य निर्माण कर पाते हैं। और इसके लिए पुनः कहा गया है कि कक्षानुसार प्रश्न पूछे जाए। तो कक्षानुसार किस प्रकार से पूछेंगे, देख सकते हैं प्रश्न 2 के लिए, कक्षा 6वीं में अभिवादन एवं सामान्य निर्देशों को समझ पाता है। आपने कोई सामान्य सा निर्देश दिया, उसको समझ पाते हैं, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन, क्लोज, ईटीसी। इस प्रकार से आप कोई भी सामान्य सा निर्देश बच्चों को दे करके आकलन कर सकते हैं। उत्कृष्टता की स्थिति कैसे होंगे, कब उसको उत्कृष्ट करेंगे, जैसे क्लोज यूर आइस। ये थोड़ा सा विशेष इंस्ट्रक्शन होता है जिसको देने के बाद यदि वो कर लेते हैं तो हो जाएगा उत्कृष्ट की स्थिति। प्रश्न कक्षा 7 के लिए होगा, निर्देशों को समझकर वाक्य निर्माण करता है, जैसे आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी। ये उदाहरण मात्र है ना, केवल 3 ही प्रश्न पर आकलन नहीं होगा। इसके अनुसार से आप और अन्य वाक्य निर्माण कर सकते हैं। कक्षा 8 के लिए हो जाएगा, दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य निर्माण कर पाते हैं, जैसे ओपन योर बुक, मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर, ईटीसी। इस प्रकार से प्रश्न 2 का आकलन होगा। अब इसमें देखेंगे क्या क्या स्थितियां हैं। सबसे पहला, विद्यार्थी बहुत कम ही शब्द जानते हैं और इस संबंध में बातें नहीं कर पाते, तो यह हो जाएगा असंतोषप्रद। ठीक है। वाक्यों को सुनकर समझ पाते हैं किंतु एक शब्द वाले वाक्य यस सर या नो सर के रूप में उत्तर बता पाते हैं, तो यह हो जाएगा औसत से कम, 2 नंबर। एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना पाते हैं, तो यह हो जाएगा औसत। उसके बाद है वाक्य बनाकर शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर पाते हैं, तो 4 नंबर, अर्थात औसत से बेहतर। सरल वाक्यों का निर्माण कर दैनिक जीवन में उपयोग कर पाते हैं, तो 5 नंबर प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यह आकलन हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं क्या दिया गया है। 100 रुपया बनाने के लिए 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के कितने कितने नोट की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रश्न का उत्तर कितने बच्चे दे पाते हैं। ठीक है। कुछ विद्यार्थी प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा असंतोषप्रद। कुछ विद्यार्थी उत्तर दे पा रहे हैं, केवल कुछ, तो ये हो जाएगा औसत से कम, अर्थात 2 नंबर। अधिकांश बच्चे उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं परंतु ज्यादातर उत्तर सही नहीं रहते, तो ये हो जाएगा औसत। सभी विद्यार्थी उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं और अधिकांश का उत्तर सही है। देखो यहाँ पर ज्यादातर का उत्तर सही नहीं है और यहाँ पर अधिकांश का उत्तर सही है। तो अगर ज्यादा का उत्तर सही नहीं है, केवल कुछ बच्चों का सही है, तो ये हो जाएगा औसत में, और अधिकांश का उत्तर सही है तो औसत से बेहतर। सभी विद्यार्थी विश्लेषण के साथ उत्तर दे पाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 नंबर, उत्कृष्ट स्थिति में। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या ग्लोब या मानचित्र में किसी देश की स्थिति पूछने पर विद्यार्थी दिखा पाते हैं। अब इसके लिए आपको अनुलग्नक को पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 के लिए, जिससे बताया गया है कि ग्लोब या मानचित्र में किस प्रकार से आपको कार्य करना है। यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोब या मानचित्र में किसी देश की स्थिति कैसे देखी जा सकती है। किसी देश की स्थिति जानने के लिए हम ग्लोब, धरती का गोल मॉडल, या मानचित्र, धरती का समतल चित्र का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए चरणों में अर्थात स्टेप से आप किसी भी देश को आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहला जो है मानचित्र में अर्थात मैप में किस प्रकार से करेंगे। मैप की या लीजेंड को आपको देखना है। इसमें संकेतों, रंगों और सीमाओं के अर्थ बताए गए होते हैं, जैसे देश की सीमा, राजधानी आदि। अक्षांश और देशांतर का उपयोग करें।
अक्षांश क्षैतिज रेखाएं, भूमध्य रेखा, शून्य अंश अक्षांश, देशांतर रेखाएं और देशांतर हो जाएगा ऊर्ध्व रेखाएं जैसे ग्रीनविच रेखा, शून्य देशांतर। इन रेखाओं की सहायता में किसी भी स्थान की सटीक स्थिति जानी जा सकती है। महाद्वीप को पहचाने, पहले जाने कि देश किस महाद्वीप में है, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में है। इसी प्रकार से ग्लोब में आप किस प्रकार से देखेंगे, ग्लोब को घुमाना है, धीरे धीरे घुमाकर महाद्वीप और महासागर को ढूंढे। सबसे पहले ग्लोब को घुमाएं, धीरे धीरे घुमाकर महाद्वीप और महासागर ढूंढे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखें, ये ग्लोब पर भी होती है और देश की स्थिति बताने में मदद करती है। तीसरा है भूमध्य रेखा और प्रधान देशांतर रेखा को पहचाने। ये दो मुख्य रेखाएं होती हैं जो उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध को बताती है। देश के नाम और सीमाएं देखें, ग्लोब पर देश के नाम लिखे होते हैं और कुछ ग्लोब पर सतह उभरी होती है जिससे पर्वत और समुद्र की गहराई का भी अनुभव होता है। तो इस प्रकार से अनुलग्नक में आपको बताया गया है कि कैसे हम ग्लोब या मैप में जो है किसी भी देश की स्थिति को देख सकते हैं। अब उसके अनुसार से यहाँ पर आकलन करना है। कुछ विद्यार्थी पहली बार मानचित्र या ग्लोब से परिचित हो रहे हैं, अर्थात उसके पहले कभी देखा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा असंतोष की स्थिति। दूसरा है कुछ विद्यार्थी ग्लोब या मानचित्र से पहले से ही परिचित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा है विद्यार्थी ग्लोब या मानचित्र में अपने देश को दिखा पाते हैं, तो यह हो जाएगा औसत स्तर। अधिकांश विद्यार्थी ग्लोब या मानचित्र से अलग अलग देशों का परिचय करा पाते हैं, तो 4 नंबर औसत से बेहतर है। और सभी विद्यार्थी ग्लोब या मानचित्र के माध्यम से अलग अलग देशों के अक्षांश व देशांतर की जानकारी रखते हैं, 5 नंबर। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्नों का आकलन हुआ। 5वां प्रश्न है, क्या आप प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खाते हैं और क्या यह मेनू के अनुसार मिलता है? तो यहाँ पर मध्याह्न भोजन का आकलन हो रहे हैं। इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण दल जो है आपकी स्कूल का मेनू देखेंगे और मेनू के अनुसार से विद्यार्थी को भोजन मिलता है कि नहीं, यह सभी के बीच पूछा जाएगा। तो इसमें देखेंगे 5 स्थितियां हैं। मुझे मध्याह्न भोजन खाने में अधिकतर रुचिकर नहीं लगता। अगर विद्यार्थी यह कहता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर असंतोषप्रद। कभी कभी पसंद की सब्जी बनती है, इस स्थिति में रहेंगे तो 2 नंबर। कुछ दिनों को छोड़कर अधिकतर दिन खाना खाते हैं और यह कुछ कुछ मेनू के अनुसार होता है, अर्थात विद्यार्थी जो है रोज खाना नहीं खाता, अधिकांश दिन खाना खाता है और मेनू का भी जो है अंशतः पालन होता है, तो ये हो जाएगा औसत में। लगभग हर दिन खाना खाते हैं और यह आमतौर पर मेनू के अनुसार होता है, ज़्यादातर मेनू के अनुसार बनता है, हर दिन खाना खाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर। और अगला है रोज खाना खाते हैं और यह हमेशा मेनू के अनुसार होता है और स्वादिष्ट भी होता है, तो यहाँ 5 नंबर। तो देखेंगे यहाँ पर इन दोनों पॉइंट में 4 नंबर और 5 नंबर में क्या अंतर है। हम लगभग हर दिन खाना खाते हैं, अर्थात बीच बीच में विद्यार्थी खाना नहीं खाते, लगभग शब्द दिया गया है। रोज खाना खाते हैं, इसका मतलब जो है एक भी दिन गैप नहीं करते, पूरे वर्किंग डे में जब जब स्कूल में खाना बनता है वो खाते हैं। यह आमतौर पर मेनू के अनुसार होता है, अर्थात मेनू में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वहाँ किया जा रहा है और यहाँ पर हमेशा मेनू के अनुसार लिखा जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ जो मेनू में लिखा गया है उसी अनुसार से बनता है और भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो ये हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 बिंदु हुए। अब हम चलते हैं 6वां बिंदु। कितने विद्यार्थी अपने घर में पढ़ाई का कोना लर्निंग कॉर्नर बनाकर शैक्षणिक गतिविधि करते हैं? अब विद्यार्थी के घर का आकलन हो रहा है कि वो जो है पढ़ाई करते हैं कि नहीं। इसके लिए वहाँ पर जो पेरेंट्स उपस्थित होंगे उनसे प्रश्न करना है। तो सबसे पहले उनको बताना है कि लर्निंग कॉर्नर होता क्या है। तो इसके लिए देखेंगे अनुलग्नक में लर्निंग कॉर्नर के संबंध में बताया गया कि उसका उद्देश्य क्या है। इसको आप पढ़ के बताएंगे कि घर में पढ़ाई के लिए स्थायी स्थान देना, बच्चे में नियमित पढ़ाई की आदत डालना, कम संसाधनों में भी बेहतर सीखने का माहौल बनाना। इसमें क्या क्या हो सकता है, बैठने के लिए साफ चटाई या दरी, एक छोटा स्टूल या डब्बा लिखने के लिए, किताबें कापी पेंसिल रखने के लिए थैला, दीवार पर टांगे गए पोस्टर या टाइम टेबल, पुरानी किताबें, अभ्यास पत्र, स्लेट, स्टेशनरी, रबड़, कटर आदि। क्या क्या ध्यान देना है, स्थान साफ और शांत हो, पुरानी चीज़ों का रचनात्मक उपयोग करें, बच्चे को सजाने
और संभालने में शामिल करें। रोज 1 से 2 घंटा पढ़ने की आदत बनाएं। लर्निंग कार्नर बच्चों को आत्मनिर्भर और नियमित बनाने की एक सस्ती लेकिन असरदार पहल है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको बताना है। अब इसमें कुछ बिंदु हैं लर्निंग कार्नर के संबंध में जो कि संकेतक में दिए गए हैं। सबसे पहला है घर का कोई एक शांत कोना जहां ध्यानपूर्वक पढ़ाई किया जा सके। देखेंगे अधिकांश बालक अगर यस कहते हैं तो आगे बढ़ेंगे। चटाई या दरी, बैठने के लिए एक सादी चटाई या दरी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को पूछ करके आपको आकलन करना है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे जो मार्किंग करना है किस आधार पे करना है। सबसे पहला असंतोषप्रद, 10 से 20% बच्चों ने ही पढ़ाई का कोना बनाए हैं, शेष पढ़ाई को कोना का अर्थ नहीं समझते। 10 से 20% अर्थात 100 विद्यार्थियों में से केवल 10 या 20 विद्यार्थी। यदि आपके स्कूल में 50 विद्यार्थी हैं तो 5 या 10 विद्यार्थियों ने इसको बनाया है। ठीक है, औसत से कम कब मानेंगे? जब इसका परसेंट जो है 20 से 35% विद्यार्थियों ने पढ़ाई का कोना बनाया हो। ठीक है, अगर 35 से 55% विद्यार्थियों ने पढ़ाई का कोना बनाए हैं और टाइम टेबल भी लगाए हैं तो यह हो जाएगा औसत। औसत से बेहतर कब होगा? 55 से 75% अर्थात 100 विद्यार्थी में से 55 से 75 विद्यार्थियों ने पढ़ाई का कोना बनाया है, गणित के सूत्र के साथ साथ मानचित्र और टाइम टेबल लगाए हैं, तय हो जाएगा औसत से बेहतर। उत्कृष्ट कब मानेंगे? जब सभी विद्यार्थियों ने पढ़ाई का कोना बनाया और टाइम टेबल के साथ व्यवस्थित रूप से गतिविधियों का पालन करते हुए नियमित अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये लर्निंग कार्नर का आकलन हुआ। अब है प्रश्न क्रमांक 7वां, सजीवों एवं निर्जीवों के विषय में पूछे जाने पर कक्षा की स्थिति क्या है? अगर हम कक्षा में पूछे कि सजीव और निर्जीव क्या है तो उस कक्षा की क्या स्थिति होगी, इस पर प्रश्न आए हैं। इसके लिए संकेतक दिखते हैं। सजीव और निर्जीव, सजीव वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन होता है, ये सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, बढ़ते हैं, गतिशील होते हैं और प्रजनन कर सकते हैं, ये सजीव होते हैं। अनुलग्नक में भी इसके बारे में बताया गया है, सजीव की परिभाषा दिया गया है और निर्जीव की परिभाषा दिया गया है। अर्थात ये दोनों जो है आपकी समझ के लिए है और वहां पर विद्यार्थियों को इसको नहीं बताना है, विद्यार्थियों से केवल प्रश्न पूछना है। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर देखेंगे। कुछ बच्चे केवल नाम बता पाते हैं, कुछ बच्चे नाम व विशेषता को बता पाते हैं, अधिकांश बच्चे नाम व विशेषता को बता पाते हैं और चौथा है कुछ बच्चे उदाहरण के साथ विषय वस्तु को अपने क्रियाकलाप से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद है 5वीं स्थिति है सभी बच्चे इस पर प्रस्तुतिकरण देने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग स्थिति है, आप देख करके इसका मार्किंग करेंगे। प्रश्न 8वां है शाला में विद्यार्थी उपस्थिति दर कितनी रहती है? ठीक है, 50 से 60% अर्थात यदि विद्यालय में 100 विद्यार्थी दर्ज है वहां पर 50 से 60 विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल आ रहे हैं औसत रूप से, तो यह हो जाएगा असंतोषप्रद। यदि 71 से 70% है तो औसत से कम, 71 से 80 में औसत, 81 से 90 में जो है 81 से 90 में औसत से बेहतर और 91 से 100 में जो है उत्कृष्ट स्थिति होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, क्या विद्यार्थी विद्यालय में उपलब्ध खेल और क्रीड़ा सामग्री का पर्याप्त उपयोग करते हैं? देखते हैं, संकेतक में कुछ दिया होगा, संकेतक में नहीं दिया गया है, अर्थात ये सामान्य सा प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्रियों का निरीक्षण करें, तो अंकेक्षण दल जो है विद्यालय में खेल की जो भी सामग्री है उनसे रूबरू हो और उसके आधार पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे कि ये जो खेल की सामग्री है क्या आपको खेलने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सामग्री का खास उपयोग नहीं होता है, असंतोषप्रद। बहुत ही कम विद्यार्थी कभी कभार इसका उपयोग करते हैं, अर्थात कम विद्यार्थी और कभी कभी इसका उपयोग करते हैं। अगला है केवल खेल प्रतियोगिताओं में सामग्री का उपयोग होता है। अधिकांश विद्यार्थी नियमित रूप से खेलते हैं और खेल सामग्री का उपयोग करते हैं। और आगे है लगभग सभी विद्यार्थी खेल सामग्री का नियमित उपयोग करते हैं और विद्यालय में व्यायाम शिक्षक भी है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक
10 में चलते हैं। क्या विद्यालय में विद्यार्थी नियमित रूप से पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं? पुस्तकालय के बारे में देखते हैं, कुछ संकेतक दिया होगा तो देख सकते हैं। स्कूल का जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय की पुस्तकों का पंजी का संधारण एवं पुस्तकों के प्रकार का निरीक्षण करें कि पुस्तकें उनके विषयों और समकक्ष ज्ञान आधारित है कि नहीं है। अर्थात सर्वेक्षण दल जो है आपके स्कूल में जो पुस्तकालय पंजी है उनके संधारण का निरीक्षण करेंगे और जो पुस्तक है उस स्तर का है कि नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तकालय के बारे में बताया गया है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय या ज्ञान की प्रयोगशाला कहा जाता है। स्कूल लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जो किसी विद्यालय के भीतर स्थापित और संचालित होता है। यह एक भौतिक किताबें, पत्रिकाएं और डिजिटल ई बुक्स ऑनलाइन संसाधन सीखने का केंद्र होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके सीखने के अनुभव को समृद्ध करना है। पुस्तकालय की विशेषताएं दिए गए हैं। ज्ञान का भंडार है, सीखने का केंद्र है, पठन कौशल का विकास होता है, शिक्षक एवं छात्र का सहयोगी है, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास यहाँ पर होता है। इस अनुसार से आपको अब आकलन करना है कि पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं कि नहीं। कुछ विद्यार्थी ही पुस्तक पढ़ने में रुचि लेते हैं तो असंतोषप्रद। विद्यार्थी पुस्तकालय का प्रयोग शिक्षक के निर्देश पर करते हैं तो औसत से कम होगा। इसमें दिया गया शिक्षक के निर्देश पर, तो औसत से कम। विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं तो यह हो जाएगा औसत। विद्यार्थी के द्वारा पढ़े गए पुस्तकों का पंजी संधारण किया जाता है तो यह हो जाएगा औसत से बेहतर। अधिकतम पुस्तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है तो हो जाएगा उत्कृष्ट स्थिति। आप देख सकते हैं जितने भी शिक्षक साथी हैं, हमें अपने विद्यालय को उत्कृष्टता की ओर लेके जाना है। इसमें इस कॉलम पे जो जो कार्य हुए हैं उस पर हमको विशेष फोकस करना है। और यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इतने में हमने अनुभव किया कि यहाँ पर हम अपने स्कूल का आकलन कर रहे हैं कि अभी हम किस स्थिति में हैं और उससे बेहतर क्या हो। यदि हम इस स्थिति में हैं, असंतोषप्रद में हैं, तो हमारा अगला टारगेट होगा कि हम कम से कम औसत से कम में चलें। यहाँ पहुँच गए तो हमारा अगला टारगेट होगा हम इसमें औसत में चले। इस प्रकार से हमको प्रोग्रेसिव रणनीति इसमें अपनानी है। प्रश्न क्रमांक 11 है, विद्यालय एवं कक्ष में शिक्षक का व्यवहार कैसा है? तो जो 11 नंबर का प्रश्न है शिक्षक के व्यवहार के संबंध पे है। इसके संकेतक दिए गए हैं। शिक्षक का जो व्यवहार है आदरपूर्ण, सम्मानजनक और निष्पक्ष होता है, प्रेरक और सहानुभूतिपूर्ण होता है, व्यावसायिक और समय के पाबंद होते हैं, समावेशी और समझदारी से भरपूर होता है, स्पष्ट संवाद और सुनने की क्षमता रखता है। अनुलग्नक में भी इसके बारे में बताया गया है। शिक्षक के व्यवहार के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पढ़िएगा। हो सके तो कोई भी प्रशिक्षणार्थी जो है यहाँ पे जो बैठे हैं उनको आप इसको पढ़ने के लिए बोलिएगा ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, सामान्य सी बातें हैं। यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए और शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से आपको मार्किंग करना है। शिक्षकों का व्यवहार कभी कभी ही सही रहता है, अधिकतर डांट डपट करते हैं तो हो जाएगा 1 नंबर। शिक्षक कभी कभी डांट डपट करते रहते हैं, विद्यार्थी शिक्षक से डरते हैं। शिक्षक का व्यवहार अनुशासित एवं अच्छा होता है। अगला है, शिक्षक सामान्यतः शांत और अच्छे तरीके से व्यवहार को बनाए रखते हैं। अगला है, शिक्षक हमेशा शालीन, सम्मानपूर्वक और सकारात्मक ढंग से व्यवहार करते हैं। विद्यालय वातावरण आनंददायी है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 12, जो विद्यार्थी कक्षा स्तर के नहीं हैं उनके लिए क्या प्रयास किया जाता है? संकेतक देखते हैं। पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग एवं उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये संकेतक है। अनुलग्नक में देखते हैं कक्षा स्तर क्या है। कक्षा स्तर के बारे में बात किया गया कि कक्षा स्तर हम किस प्रकार से आकलन करेंगे। कक्षा स्तर का अर्थ है विद्यालयी शिक्षा में किसी छात्र की वर्तमान कक्षा या शैक्षिक स्तर। यह निर्धारित करता है कि छात्र कौन कौन से विषय, किताबें और सीखने की योग्यताएं प्राप्त कर रहा है।
कक्षा स्तर क्यों महत्वपूर्ण है? यह छात्र की उम्र, शैक्षिक क्षमताओं और पाठ्यक्रम को समझने में मदद करता है। इसके अनुसार शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और गतिविधियां तैयार की जाती हैं। कक्षा स्तर के उदाहरण दिए गए हैं। कक्षा 1 में जिसका उम्र होता है 5 से 6 वर्ष, भाषा की पहचान, गिनती, चित्र पहचान हो। कक्षा 3 में जो कि 7 से 8 वर्ष के विद्यार्थी होते हैं, वाक्य निर्माण कर सके, जोड़ घटाव कर सके, पर्यावरण का ज्ञान हो। कक्षा 5वीं के जो विद्यार्थी जो 9 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच होते हैं, अनुच्छेद लिख सके, अनुच्छेद लेखन का कार्य कर सके, गुणा भाग, सामाजिक अध्ययन कर सके। और कक्षा 8वीं के जो छात्र है 12 से 13 वर्ष के होते हैं, विषय आधारित गहराई और प्रोजेक्ट कार्य कर सके। अब इसके अनुसार से आकलन की बिंदु देखते हैं। जो विद्यार्थी कक्षा स्तर के नहीं है उनके लिए क्या प्रयास किया जाता है? तो इसमें है, कभी कभी शिक्षक विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप सिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें शब्द दिया गया है कभी कभी, रोज नहीं करते, कभी कभी करते हैं, तो ये हो जाएगा असंतोषप्रद। अधिकतर शिक्षक विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप सिखाने का प्रयास करते हैं, तो औसत से कम। प्रतिदिन ऐसे विद्यार्थी के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, प्रतिदिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा औसत। विद्यार्थी को सुधारने के लिए विविध अवसर दिए जाते हैं, तो औसत से बेहतर। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी स्वयं कक्षा स्तर से नीचे विद्यार्थी को कक्षा स्तर में लाने के लिए प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो यह हो जाएगा उत्कृष्ट स्थिति। प्रश्न क्रमांक 13 है, क्या शिक्षक विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं? तो शिक्षण सामग्री अर्थात टीएलएम की बात यहां पर कही गई है। तो इसमें देखते हैं शिक्षण सामग्री में क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 में अनुलग्नक में दिया गया है, शिक्षण सामग्री वे सभी साधन, उपकरण या वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में बच्चों को अच्छे से समझाने, सिखाने और सीखने को रोचक बनाने के लिए करते हैं। सामग्री किस किस प्रकार के हो सकते हैं? पाठ्य सामग्री होंगे जिसमें पुस्तकें होंगे, कार्यपत्रक होंगे, नोट्स होंगे। दृश्य सामग्री में चार्ट, पोस्टर, चित्र, नक्शे। श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन। और क्रियात्मक सामग्री हो जाएगा मॉडल, खिलौने, गणित के ब्लॉक, विज्ञान किट आदि। डिजिटल सामग्री हो जाएगा मोबाइल ऐप, ई बुक्स, ऑनलाइन अभ्यास। स्थानीय सामग्री टीएलएम जैसे पट्टियाँ, लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी, बीज आदि। इसका उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई को सरल, मजेदार बनाना, प्रयोग से सीखने में मदद करना और सीखने के विभिन्न तरीकों से सपोर्ट करना। अब इसमें जो है अब आकलन हो जाएगा। कुछ शिक्षकों के द्वारा कुछ विषयों से संबंधित शिक्षण सामग्री निर्माण किया जाता है, अर्थात उस विद्यालय में केवल कुछ विद्यार्थी शिक्षकों ने ही टीएलएम बनाए हैं और सभी विषय का नहीं बनाए हैं, केवल कुछ विषय का बनाए हैं, तो यह हो जाएगा असंतोषप्रद। शिक्षक कभी कभी स्थानीय शिक्षण सामग्री निर्माण कर अध्यापन कराते हैं, कभी कभी। अधिकांश शिक्षक शिक्षण सामग्री निर्माण कर अध्यापन कराते हैं। सभी विषय के शिक्षक शिक्षण सामग्री निर्माण कर नियमित अध्यापन उपयोग करते हैं। सभी विषय के शिक्षक विद्यार्थी के साथ सामग्री निर्माण करते हैं एवं विद्यार्थी स्वयं भी उसका उपयोग कर पाते हैं। ये 5 बिंदुएं थे, 5 स्थितियां थी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। अगला है कि क्या आपके विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा जैसे नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इंस्पायर अवार्ड, NMMSE आदि में शामिल कराया जाता है? इसमें संकेतक में दिया गया है 14 नंबर में, इंस्पायर अवार्ड, मानक अवार्ड क्या होता है? यह योजना विज्ञान और नवाचार में रुचि रखने वाले कक्षा 6वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए है। छात्र अपने वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत करते हैं और चयनित विचारों का मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि दी जाती है। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होती है। नवोदय विद्यालय के बारे में कहा गया है, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने आयोजित की जाती है और इसके साथ ही साथ यह जो है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए भी होता है।
ठीक है। और इसके संबंध में अनुलग्नक में दिया गया है, इंस्पायर अवार्ड के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है। अब इसके संबंध में किस प्रकार से आकलन करना है। विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सूचित किया जाता है, मतलब उसको बता दिया जाता है कि इस विषय के लिए फॉर्म भराया जा रहे हैं, इस परीक्षा के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, केवल बता दिया जाता है, तो ये हो जाएगा असंतोषप्रद। दूसरा है, विद्यार्थी पंजीयन किया जाता है किंतु विषय वस्तु की तैयारी नहीं कराई जाती है, अर्थात उनका फॉर्म तो भर दिया जाता है लेकिन किसी प्रकार की तैयारी विद्यालय में नहीं होती, तो ये हो जाएगा संतोषप्रद से कम, औसत से कम। अगला है, विद्यार्थी का पंजीयन कर समय समय पर विषय वस्तु की तैयारी कराई जाती है, ये हो जाएगा औसत। अगला है, विद्यार्थी का पंजीयन कर विषय वस्तु की नियमित तैयारी कराई जाती है, ठीक है, रोज कराई जाती है अर्थात। अगला है, विद्यालय से विद्यार्थी का इन प्रतियोगी परीक्षा में चयन हुआ है, तो इस प्रकार से आकलन होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है, शिक्षक उपस्थिति दर कितनी रहती है। उस विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं, उस विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, उसमें से उपस्थिति दर क्या रहती है, 50 से 60%। इसके लिए आप आकलन कर सकते हैं अभिभावकों से पूछकर और शाला पंजी का अध्ययन करके। 61 से 70%, 71 से 80%, 81 से 90% और 91 से 100%, ये 5 अलग अलग श्रेणियां हैं। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 16, क्या आपके विद्यालय में अभिव्यक्ति ऐप एवं बालिका हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई है। तो ये अभिव्यक्ति ऐप क्या है, इसके लिए देखेंगे अनुलग्नक में दिया गया है, अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये ऐप छात्राओं और महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ऐप 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे कभी भी कहीं भी सहायता प्राप्त किया जा सकता है और बालिका का जो हेल्पलाइन नंबर है वह है 1098। इसके संबंध में संकेतक में भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। अब इसमें आकलन किस प्रकार से करेंगे। अभिव्यक्ति ऐप एवं बालिका हेल्पलाइन की जानकारी नहीं दी गई है विद्यार्थियों को, वो नहीं जानते इसके बारे में, तो हो जाएगा असंतोषप्रद। औसत से कम बालिका हेल्पलाइन विद्यालय में लिखा हुआ है, उपयोग नहीं होता है। संतोषप्रद कब मानेंगे, शिक्षक द्वारा हेल्पलाइन नंबर एवं अभिव्यक्ति ऐप की शिक्षकों एवं छात्रों को जानकारी दी गई है। औसत से बेहतर सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है एवं मॉक ड्रिल कराया जाता है। उत्कृष्ट स्थिति, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर लाभ लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिस्पांस है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, क्या प्रत्येक शनिवार को बिना बस्ते का एक दिन बैगलेस डे आयोजित किया जाता है। अब बैगलेस डे क्या चीज है, इसमें देखते हैं। बैगलेस डे नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत एक रचनात्मक पहल है जिसका उद्देश्य बच्चे पर बस्ते का बोझ कम करना और शिक्षा को आनंददायक एवं अनुभवात्मक बनाना है। इस दिन छात्र बस्ता, किताबें और कापियां नहीं लाते, इसके बजाय दिन भर खेल, कला, कहानी, संगीत, स्थानीय कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाता है। अनुलग्नक में भी बैगलेस डे के बारे में डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप प्रशिक्षणार्थी साथी जो है इस वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। अब इसके संबंध में आकलन किस प्रकार से है। सबसे पहला है, सामान्य दिवस की तरह कक्षाएं लगती है, जैसे सोमवार से शुक्रवार लगता है उसी प्रकार से उस दिन भी लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा असंतोषप्रद। विद्यार्थी शनिवार को खेलकूद एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन स्वयं करते हैं, अर्थात विद्यार्थियों को ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि आप अपने स्तर पर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को बैगलेस दिवस की निर्देशिका अनुसार गतिविधियां कराई जाती हैं, अर्थात जो निर्देशिका प्रदाय की गई है शासन के द्वारा उसी के अनुरूप वहां पर गतिविधियां कराई जा रही है, तो ये हो जाएगा औसत। विद्यार्थी शनिवार को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न कौशलों में दक्ष हो रहे हैं, तो औसत से बेहतर।
शनिवार की गतिविधियों से समुदाय को विद्यालय से जोड़ा पा रहे हैं, जिससे स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका मूल्यांकन है। प्रश्न क्रमांक 18 है, क्या विद्यालय में इको क्लब संचालित है? तो इको क्लब क्या है, इसके लिए देखेंगे यहाँ पर 18 के लिए दिया गया है, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण गतिविधियां, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, पोस्टर, निबंध व स्लोगन प्रतियोगिताएं, पर्यावरण दिवसों का आयोजन, कक्षा प्रबंधन एवं और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट गतिविधियां, हर्बल गार्डन की स्थापना, जन जागरूकता, रैलियां और नुक्कड़ नाटक, व्याख्यान और सेमिनार आदि। इसके संबंध में 18 नंबर में दिया गया है, इको क्लब क्या है? एक पर्यावरणीय क्लब जो छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाता है। ये सब गतिविधियां हैं। अब इसके संबंध में क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। विद्यालय में इको क्लब का गठन किया गया है, केवल गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय मिशन लाइफ के अंतर्गत इको क्लब में पंजीकृत है। जो इको क्लब एक वेबसाइट है, उसमें उन्होंने अपना पंजीयन किया है। तो हो जाएगा औसत से कम। किचन गार्डन, वृक्षारोपण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से इको क्लब विद्यालय परिसर में क्रियाशील है, एक्टिव है। तो औसत। इको क्लब योजना बनाकर विद्यालय में कार्य करता है, जैसे कि पौधों के QR कोड जनरेट है, एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधे लगे हुए हैं इत्यादि। 5वां स्थिति है प्लास्टिक साक्षरता और पोषण वाटिका क्रियाशील है, जिसके माध्यम से विद्यालय में मध्याह्न भोजन में फल सब्जी आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक साक्षरता अर्थात प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, पोषण वाटिका अर्थात उसमें फल सब्जी लगाए गए हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में विद्यार्थी को बताया भी जाता है कि उसका उपयोग नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने खाली जगह पर पोषण वाटिका बना सकते हैं, उसको भी शिक्षा दिया जाता है बाय प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 5 अलग अलग बिंदुएं हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 19, क्या आपके विद्यालय में शाला संचालन हेतु वार्षिक कैलेंडर बनाई गई है? संकेतक देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। स्कूल खुलने और बंद होने की तिथियां, राष्ट्रीय और स्थानीय अवकाश, परीक्षाओं की तिथियां, माता पिता अध्यापक बैठकें, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सह पाठ्यक्रम एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद और वार्षिक उत्सव, मूल्यांकन और रिपोर्ट कार्ड वितरण की तिथियां। तो इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तब उसका आकलन करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसके अनुसार से आकलन करेंगे। वार्षिक कैलेंडर का निर्माण नहीं किया गया है, ये हो जाएगा 1 नंबर अर्थात असंतोषप्रद। कैलेंडर बनाया गया है किंतु अनुपालन नहीं हो रहा है, 2 नंबर। अधिकांश शिक्षक वार्षिक कैलेंडर का पालन करते हैं, 3 नंबर। अधिकांश शिक्षक ना। चौथा है सभी शिक्षक वार्षिक कैलेंडर का पालन करते हैं, तो 4 नंबर। सभी शिक्षक वार्षिक कैलेंडर का पालन करते हैं एवं प्रधान पाठक एवं संकुल प्राचार्य द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है, तो यह हो जाएगा 5 नंबर। अब आखिरी बिंदु है, 20वां बिंदु है, क्या विद्यार्थी दिए गए गृह कार्य को पूरा करते हैं? अब यहाँ पर देखेंगे 20 से 30% विद्यार्थी गृह कार्य पूरा कर पाते हैं, अर्थात 100 में से 20 या 30 विद्यार्थी ही करते हैं, तो असंतोषप्रद। 30 से 50% विद्यार्थी गृह कार्य पूरा करते हैं, परिवार एवं साथियों से उन्हें सहयोग नहीं मिलता, खुद से करते हैं, तो असंतोषप्रद से थोड़ा सा ऊपर। 50 से 70% गृह कार्य पूरा करते हैं और सभी विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से गृह कार्य पूरा करते हैं, 4 नंबर। सभी विद्यार्थी स्वयं एवं विभिन्न साधनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग करते हुए गृह कार्य पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है 20 बिंदुएं थे और 20 बिंदुओं की अलग अलग स्थितियां थी, जिसे आपके बीच हमने रखा। इसके संबंध पर आपको विभागीय दिशा निर्देश और प्राप्त होगा, उसके अनुसार से पालन कीजिएगा। और यहाँ पर जो वीडियो है आपको प्रशिक्षण के तौर पर उच्च कार्यालय के दिशा निर्देश अनुसार से दिए गए हैं। निश्चित तौर पर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और इन बिंदुओं के आधार पर
सभी शिक्षक जो है अपने अपने स्कूल में आवश्यक गतिविधियां पूर्व तैयारी के तहत कर लेंगे, ताकि सामाजिक अंकेक्षण के दिन एक बेहतर रिजल्ट आ सके और विद्यार्थी सीख सके। तो चलिए अगले वीडियो पर हम बात करेंगे प्रशिक्षण वीडियो 3, जिसमें हम बात करेंगे कि हाई स्कूल स्तर पर किस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और बेहतर वीडियो देखने के लिए उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 जो हमारा यह चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार।